बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 7th सेशन है यूट्यूब के ऊपर और हमारी तरतीब वही होगी, सबसे पहले सवाल, उसके बाद कोई अच्छी बात और फिर हम उसके बाद से आगे चलेंगे आज के सेशन की तरफ। आज के सवाल बड़े दिलचस्प हैं। मैं बचगाना नहीं कहूँगा, सवाल कोई भी आपके जहन में आता है तो आपको लाजमी पूछना चाहिए, इसका आपको भी फ़ायदा है और आपके साथ साथ उन लोगों को फ़ायदा है जो ये सवाल नहीं पूछ रहे, तो ये लाजमी सवाल किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सवाल करें और उसके बदले में आपको जवाब मिले। फेसबुक पे आप मुझे कसम और कुरान ना दिया करें कि मैं कितने यूट्यूब से कमा रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूट्यूब से मुझे कितने पैसे आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ। इसलिए कसमें कुराने देना कि आप पहले कसम उठाएं जी कि आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। तो डेफिनेटली मैं कमा रहा हूँ, तो लोग मेरे पीछे इस वक्त मुझे मिलना चाह रहे हैं या मेरे पास आना चाह रहे हैं, मुझसे फेस टू फेस ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। लोग मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं कि हम पैसे देंगे, आप हमें ट्रेनिंग दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पेड ट्रेनिंग के लिए अब अवेलेबल नहीं हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग ही दिया करूँगा। फेस टू फेस में नहीं मिल सकता, बहुत बिजी स्केड्यूल है और उसमें से ये 1 घंटा निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपने कुछ टाइम से नोट किया होगा कि ये सेशन आपको प्रीमियर पे नज़र आ रहे होते हैं, ये सेशंस आपको लाइव नज़र नहीं आ रहे होते। लाइव में और प्रीमियर में फ़र्क ये है कि प्रीमियर प्री रिकॉर्डेड होता है और उसके बाद उसको स्केड्यूल कर दिया जाता है, वो लाइव की तरह ही आपके पास चलता है, लाइव चैट भी आती है, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल मेरे पास होता है और मैं उसी से आपके सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ। कभी भी मैंने पिछले 3-4 सेशन से आपको बोल के जवाब नहीं दिया अपने सेशन के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो लाइव नहीं होते, वो प्रीमियर्स होते हैं और उसमें मैं आपको वही ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो कि मैंने लाइव में देनी थी। तो कसमें कुरान ना दिया करें खुदा के लिए, मेरी वैसे ही जुबान पर यकीन कर लें, बल्कि मैंने एक दिन स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया था जो कुछ दोस्तों के कहने में मैंने रिमूव कर दिया। तो हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से पैसे कमा रहा हूँ और मैं वही सोर्सेज आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बताता हूँ जहाँ से मुझे इनकम हो रही है। मैं वो सोर्सेज नहीं बताता, उन सोर्सेज की तरफ नहीं लेके जाता जिनसे मैंने ज़ाती तौर पे पैसे नहीं कमाए। मैंने कभी किसी को ये प्रमोट नहीं किया कि आप डेटा एंट्री में चले जाएँ, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएँ, आप ई-कॉमर्स में चले जाएँ, क्योंकि उन फील्ड्स में से मैंने पैसे नहीं कमाए हुए। मैंने डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में से कमाया, तो मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ, यही चीज़ें सिखा रहा होता हूँ। यस, वीडियो एडिटिंग मैंने सिखाई थी। वीडियो एडिटिंग मुझे ज़ाती तौर पे ज़रूरत थी इसके लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैंने उसके ऊपर काम किया, आप लोगों को बताया कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। और डेफिनेटली अगर आप उससे सीख लेते हैं, बड़ी सिंपल है, तो आपके लिए प्रोफाइल में वीडियोस लगाने के लिए भी काम आएगी, प्लस आपका जो अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी काम आएगी। प्लीज़ यूट्यूब पे जब लोग काम करते हो ना, तो अचानक मत छोड़ दिया करो। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इस ऑनलाइन अर्निंग की किसी भी फील्ड में चले जाएं, एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेप हर एक फील्ड में मुश्किल है। पहला डॉलर कमाना मुश्किल है फ्रीलांसिंग से, पहला सब्सक्राइबर लेना मुश्किल है यूट्यूब के ऊपर, और पहला फॉलो लेना मुश्किल है इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। अगले 10 उससे आसान है, अगले 10 डॉलर कमाने, अगले 10 सब्सक्राइबर लेने या अगले 10 फॉलोअर्स लेने। उससे अगला 100 उनसे भी आसान है, उससे अगला 1000 उनसे भी आसान है, उससे अगले 10,000 उससे भी आसान है, उससे अगला 1 लाख उससे आसान है, एंड सो ऑन। तो आपने अक्सर लोगों की स्टोरीज अगर किसी ने बताई हो, वैसे लोग मोस्टली बताते नहीं है, बहुत सारी उसकी रीजंस हैं, कुछ मुल्की हालात हो सकते हैं, कुछ जो है वो फियर होता है बंदे के अंदर। तो लोगों ने जब स्टार्ट किया तो पहले 3 से 4 साल लग गए $1 लाख बनाने में, उसके बाद 1 से 2 साल के अंदर दूसरा $1 लाख बन गया और उससे अगले साल में 1 लाख और बन गया और फिर उसके बाद 2-2, 3-3 लाख पर ईयर कमाना शुरू हो गए। तो ये ना एक अजीब सी मिथ है इस फील्ड की। पहला ऑर्डर लेना बहुत मुश्किल है, आपने टॉप रेटेड हो गए तो आपको ऑफर्स इतनी आती हैं कि आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। शुरू में आपको बिडिंग करनी पड़ती है, फिर बिडिंग भी नहीं करनी पड़ती, आपको वीकली 2-3 ऑर्डर आराम से मिल जाते हैं और वो ऑर्डर अच्छे खासे होते हैं, $1,000, $1,500, $2,000 तक के ऑर्डर्स भी आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अर्निंग है यहाँ पे। कस्में उठवाने की बजाय आप थोड़ा सा बिलीव रखें और मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कमाएंगे। शॉर्टकट की तरफ मत जाएं। ज़्यादातर लोग इस चक्कर में होते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम फौरी तौर पे पैसे बनाना शुरू कर दें और हमें कुछ भी ना करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि आप आएँ मेरे साथ इन्वेस्ट करें या आप आएँ और ये और ये करें, इस वेबसाइट पर जाएँ, लिंक करें, क्लिक करें और आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो वो आपके साथ स्कैम करने जा रहा है। अपवर्क
खुद कहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से हट के किसी के पास जाएंगे तो आप स्कैमर के हत्थे चढ़ जाएंगे। और लोग चढ़ जाते हैं, लोग काम करते हैं, पैसे नहीं मिलते, लोग सिक्योरिटीज जमा करवा देते हैं और उनको काम नहीं मिलता और ना ही उनकी सिक्योरिटी वापस आती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, लालच में नहीं आना, सब्र से काम करना है और आपको इंशाल्लाह काम जरूर मिलेगा। अपने अंदर कुछ क्वालिटीज बिल्ड करनी शुरू कर दें। प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे बेस्ट स्किल है इस वक्त, तो किसी भी फ्रीलांसर के लिए या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे आगे। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर नजर रखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, मैं उसकी कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। द्राज पीके जब आया था, जिसने भी ये वेबसाइट बनाई थी, अल्लाह ताला उसको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो बेच गया टाइम से। उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी लोगों की। Smean.com जिसने बनाई थी, उसने लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। लोगों को घर किराए पे लेने में या परचेज करने में, सेल करने में प्रॉब्लम्स आती थी, उन्होंने उसका एक सोल्यूशन दिया। पॉक व्हील्स, ऐसे ही उन्होंने भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की। उधार एक एप्लीकेशन है, वो भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और डेटा की फील्ड में चले जाएं, ऑटोमेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम। कैसे? लोग मुश्किल में फंसे होते हैं, अपने काम छोड़ के उनको एनालिसिस करने पड़ते हैं, उनको चीजें डीप डाइव करनी पड़ती हैं। आपकी रिपोर्ट्स, आपके डैशबोर्ड्स, उसको ऐसे आप ऑटोमेट करते हैं कि वो चीजें जो वो बार बार उनको करनी पड़ रही होती हैं, वो चीजें उनके लिए ऑटोमेट हो जाती हैं और वो खुद ब खुद वहां से चीजें उनके लिए पॉपअप होनी शुरू हो जाती हैं और वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। वो अपना टाइम वहां पर वेस्ट नहीं कर रहे होते, वो आपको हायर करते हैं, आपसे काम लेते हैं। एक सवाल ये था कि जी अगर हम किसी को ऑटोमेशन करके देंगे तो क्या वो दोबारा हमें हायर करेगा? बिल्कुल भी आपको हायर नहीं करेगा, वो हायर नहीं करेगा। आपके पोर्टफोलियो को देख के उस जैसे 10 और हायर करेंगे। ये चीज आपने ज़हन में नहीं लानी कि अगर मैंने किसी की ऑटोमेशन कर दी तो पता नहीं उसके बाद जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। दो फियर जो मैंने अपने टेलीकॉम के कैरियर में देखे हैं वो ये थे कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी, या यानी कि वो सीख के मेरी जगह पे आएगा और ये लोग मुझे फारिग कर देंगे, और या अगर मैंने चीजों को ऑटोमेट कर दिया तो 10 की बजाय तो 5 लोग रह जाएंगे और वो जो 5 फारिग हुए उनमें से मैं भी ना कहीं फारिग हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। ये आप ना चीजों के ऊपर से अपना यकीन हटा के अल्लाह के ऊपर अपना यकीन करें, मेहनत करें और ये चीजें होनी है। ऑटोमेशन होनी है। डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की नौकरियां जानी है, अकाउंटेंट्स की नौकरियां जानी है। एआई सब कुछ खाया जा रहा है। एआई ने कंटेंट राइटर्स की नौकरियां खा दी हैं। एआई ने कोडर्स की बहुत सारी नौकरियां जो उनके ऊपर वो खतरे में पड़ गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन काम सीखना छोड़ दें। आप वो चीज सीखें जो कि इन डिमांड है। इन डिमांड वही चीज होती है जिसकी आगे चल के जरूरत बनती जा रही है, जो डे टू डे इंक्रीज कर रही है। मैं बार बार कहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, कोडिंग सीखना शुरू कर दें, मशीन लर्निंग सीखें, डीप लर्निंग सीखें, डेटा एनालिटिक्स सीखें, सीक्वल सीखें, पावर बीआई सीखें, एक्सेल सीखें, गूगल शीट्स सीखें, गूगल डेटा स्टूडियो सीखें, टैब्लियो सीखें। ये टूल्स हैं जो कि जिनकी डिमांड डे टू डे इंक्रीज हो रही है। ब्लॉकचेन सीखें। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप सीखें और इनके ऊपर आप किस्मत आजमाई करें। आप मत सोचें कि अगले 20 साल के बाद क्या होगा। 20 साल के बाद आप काम थोड़े फ्रीलांसिंग में कर रहे होंगे, वो जो कर रहे होंगे वो उनका काम है सोचना। आपका काम ये है कि अगले 5 साल में किस चीज की बड़ी डिमांड है, आप उसके ऊपर वर्किंग करें। 5 साल में तो वैसे ही फ्रीलांसर की बस हो जाती है। बड़ी हिम्मत वाला होता है 5 साल के बाद ही फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। क्योंकि हम यूएस की मार्केट में करते हैं, हम यूके की मार्केट में करते हैं। एक तो उस वक्त तक पैसे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो बंदा अपनी जिंदगी में आसानियां ढूंढना शुरू कर देता है, और दूसरा रातों को जाग जाके बंदे की वैसे ही बस हो जाती है। मेरी आंखें देख लें क्या हालात हैं। सारी रात जागा हूं, तकरीबन मैं 3 बजे सोया हूं और अभी फिर उठ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आपने हाईली डिमांडेड स्किल्स जो हैं ये सीखने हैं। एक और सवाल है कि मुझे तो सिर्फ पावर बीआई आता है, तो क्या मैं सिर्फ पावर बीआई के साथ फ्रीलांसिंग कर सकता हूं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप फाइवर पे भी कर सकते हैं, अपवर्क पे कर सकते हैं, guru.com पे जाएं, पीपल पर आर पे जाएं, ट्रूलांसर पे जाएं। आपको हर जगह पे काम इसका अवेलेबल होगा। आपने खुद बिन करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए बाकी टेक्निक्स हैं वो भी आपको सीखनी होगी। बिल्कुल काम है, लेकिन बाद में ये शिकवा फिर नहीं करना आपने कि जनाब अब एक जगह पे आके स्टक हो गया हूं, मेरा रेट जो है वो $15 या $20 पर आवर से ऊपर नहीं जा रहा।
कंपनी जब लेती है ना आपको, वो बंदा हायर करती है आजकल जो स्टार्टअप उनका, अब ये ना हर टाइम पे डिमांड चेंज होती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जो स्टार्टअप उनके लिए क्रिएट कर सके। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑफिस 365 परचेज कर रही हैं, उनके पास डेटाबेस भी है, उनके पास रिपोर्ट्स भी बनी हुई हैं, मे बी एक्सेल में, मे बी टैब्लो में, मे बी डेटा स्टूडियो में, और वो पावर बीआई पे जाना चाह रहे हैं। तो उनको वो बंदा चाहिए होगा जो उनके डेटा के साथ प्ले कर सके, उनके डेटा को पावर बीआई तक लेके आ सके, डेटा सेट्स बना सके, डेटा सेट्स को डिफरेंट रिपोर्ट्स में यूज कर सके, रो लेवल फिल्टर्स लगा सके, इसके अलावा जो पावर बीआई सर्विस को बड़ी अच्छी तरह से जानता हो, जो ऑटो रिफ्रेश के ऊपर काम कर सके, ये सारी चीजें उनको चाहिए होंगी। एक चीज से आपका काम नहीं चलेगा, आपको डेफिनेटली मल्टीपल स्किल्स सीखने होंगे। और जब तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपनी एक रूटीन बना लें अदर देन फ्रीलांसिंग भी, कि आपने जिंदगी में रोजाना कुछ नया सीख के ही सोना है। ये चीज अपनी पक्की कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-11 साल से, जब से मैंने जोंग ज्वाइन किया था, आज तक मेरी जिंदगी में मुझे नहीं याद पड़ता कोई दिन ऐसा हो जब मैंने कुछ नया ना सीखा हो, अपनी फील्ड के रिलेटेड या जिंदगी में कुछ नया। और मैंने अक्सर ऐसा भी हुआ है कि प्रोजेक्ट्स में कुछ नया किया है, कुछ नया जिंदगी में पहली मर्तबा किया है। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा देखें, स्किल्स को एनहांस करें, एक के ऊपर ना रहें। 2-3 चीजें ना आपने अंदर नहीं आने देनी, नेगेटिविटी नहीं आने देनी, आपने बेसब्री नहीं आने देनी कि जनाब नहीं आ रहा तो मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं मिलना। मैंने 1 साल सब्र किया, 1 साल के बाद मैं इस फील्ड में थोड़ा हलचल हुई है मेरे लिए। फिर आपने जॉब करते हुए ना हमारे अंदर एक क्वालिटी बिल्ड की जाती है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के दो कि ये प्रोजेक्ट हम वापस उसी की कोर्ट में बॉल को फेंक दें। ये बड़ी वीडियोस में ये चीज बता चुका हूं। यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आपने इररेलेवेंट क्वेश्चंस किए या ऐसे क्वेश्चंस किए क्लाइंट से जिसके ऊपर जाके क्लाइंट को ये लगा कि यार ये बंदा काम नहीं कर सकता, तो वो आपकी बजाय किसी और को प्रोजेक्ट दे देगा। आप जैसे 20-25 लोग उस वक्त क्यू में लगे होते हैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, उसके ऊपर आप देखें कितने लोगों ने अप्लाई किया है। बाज प्रोजेक्ट्स के ऊपर 50+ लोग अप्लाई करके बैठे होते हैं। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपने काम करना है तो आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसकी प्रॉब्लम को मजीद एक प्रॉब्लम बना के उसको पेश कर देना है। जो चीज वो आपके पास लेके आ रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के हवाले से, तो किसी भी टूल के ऊपर हम बात कर लें, उसका सोल्यूशन लाजमी होगा। और वो गूगल भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी मेंटोर को पकड़ें, उससे ले लें, आप हेल्प ले लें, वो आपके लिए कर देगा। आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं, किसी से पैसे लें काम करने के, और किसी और को थोड़े पैसे देके काम करवा लें। फाइवर पे दुनिया बैठी हुई है जो ये काम कम पैसों में करके दे रही है। तो आपने सीखते जाना है, ये सीखने का अमल हमेशा से जारी रखना है। अच्छा, इफ्स फंक्शन आपके पास नहीं आ रहा, मेरे पास यूनिक नहीं आ रहा, ऑफिस 360 वाले पास यूनिक भी होगा। ये फंक्शन आप गूगल शीट्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप सीख लीजिएगा, परेशान मत हो, वहां पे ये अवेलेबल है और वहां पे आपके ये काम आ जाएंगे। अगर आपके पास ऑफिस 2019 के इनिशियल वर्जन्स हैं या 2016 है, 2013 है, 2007 है, तो ये फार्मूले आपके पास नहीं आ रहे होंगे। एक्स लुकअप, इफ्स, यूनिक, ये नहीं है उसमें। ये ऑफिस 365 में, ऑफिस 2019 के जो लास्ट वर्जन है उनके अंदर आए हैं। तो या तो अपना सिस्टम अपग्रेड कर लें और या फिर इनको थोड़ा सा होल्ड कर लें। ये हम सीख लेंगे जब हम बात करेंगे गूगल शीट्स की, या गूगल शीट सीखेंगे, और ये वो हमारे इस ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये सारी चीजें हैं जी आपके क्वेश्चंस। एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप सवाल करते हैं तो मुझे 1-to-1 मैसेज मत किया करें, मुझे ग्रुप में मैसेज किया करें। ग्रुप आप लोगों के पास अवेलेबल है, नहीं है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप की लिंक भी ऐड कर देता हूं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप का, वहां पर आप ओपन है ग्रुप। हाँ, रिक्वेस्ट ये है कि वहां पे कोई चिट चैट की जरूरत नहीं है। आप जिस चीज को सीखने आ रहे हैं उसी के रिलेटेड सवाल करें, आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सिंपली AO लिख देंगे या हाय हेलो लिख देंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा वहां से। लेकिन अगर आप या आई एम न्यू इन दिस ग्रुप, कोई मसला नहीं है, बहुत सारे लोग नए हैं, आप भी नए आ गए हैं तो सत बिस्मिल्लाह। तो एक सीखने की गर्ज से आया करें। शफी भाई, ये स्पेशली आपके लिए है, प्लीज सवाल किया करें रेलेवेंट टू द टॉपिक। हम एक्सेल पढ़ रहे हैं, हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहा करें। अब अपवर्क का जब टाइम आएगा प्रोफाइल का, तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, वो भी इस ट्रेनिंग का पार्ट है। बेसब्रे नहीं होना, सब्र से चलना है और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है।
एक छोटी सी मैं अपनी हामी आपको बता देता हूं कि जब भी मैं कुछ चीज सीखने लगता हूं और मैं उसका 10% सीख जाता हूं तो मैं ये समझने लग जाता हूं कि अब मैं इसका गुरु हो गया हूं। ऐसा नहीं है, मुझे वो 100% सीखनी है, फिर आगे चलना है। तो आप भी पहले चीज़ों को 100% सीखें। वो जो पावर बीआई ट्रेनिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पावर बीआई ट्रेनिंग हमने अभी तक तो तकरीबन 30% पब्लिश की है, बाकी की वीडियोस तो आ रही हैं। अभी उसका डेक्स बहुत सारा रहता है, उसकी रो लेवल सिक्योरिटीज रहती हैं, डेटा मॉडलिंग रहता है, उसकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है उसको भी आगे लेके चलेंगे। अब आते हैं जी आज का जो हमारा लेसन्स है। मैं ज़रा वीडियो के अपना स्क्रीन के ऊपर आपको ले आऊँ। बड़ी ही मज़े की चीज़ें हैं। सैम्पल सुपर स्टोर की डेटा ही हम ओपन करेंगे। मैंने कोशिश की है कि अपना स्क्रीन रिकॉर्डर चेंज करूं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर में मुझे जो कंप्लेन आ रही थी वो ये थी जी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही हैं, आपको सेल सही से नज़र नहीं आ रहे, टेक्स्ट सही से नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को अपग्रेड किया है, अब पेड वर्जन लेके आए हैं, अल्लाह करे ये ठीक काम करे। मैंने अभी तक इसको ट्राई तो नहीं किया, पहली वीडियो इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हमारे जो फार्मूलाज हैं वो लुकअप पर रेफरेंस हैं। ज़रा पहले हम फार्मूला टैब्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, डेट एंड टाइम को हम स्किप कर रहे हैं आज के दिन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए कर लेंगे। लुकअप एंड रेफरेंस की तरफ जाते हैं। हम बात करेंगे कॉलम की, हम बात करेंगे एच लुकअप, इंडेक्स, इंडायरेक्ट की भी बात कर लेंगे, लुकअप की बात करेंगे, मैच की बात करेंगे और वी लुकअप की बात करेंगे। तो ये फंक्शन है जो इसमें हम स्टडी करेंगे, बाकी आपके ऊपर है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और जरूर करनी है। कम यूज होते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है, कम यूज होते हैं, लेकिन आप एक दफा आपके पास आइडिया होना चाहिए ताकि आपको कल को अगर जरूरत पड़े तो आप गूगल से जाके पूछ सकें, या आपको ये पता हो कि इस प्रॉब्लम का इस फार्मूले के जरिए सोल्यूशन मिल सकता है। सबसे पहले हम यहां से कुछ डेटा, हमारा कहां गया था, ये आ गया, हीट 4 का डेटा है, बाकी चीजें हम हाइड कर देते हैं। ये सारी सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया और हाइड शीट्स कर दी। यहां से मैं सेगमेंट ले लेता हूं या क्या, हाँ कस्टमर आईडी लेते हैं। कस्टमर आईडी, कुछ आईडीज ले लेते हैं और उनके साथ हम प्ले करना शुरू कर देते हैं। इसको मैं डेटा में जाके इसके डुप्लीकेट्स रिमूव करता हूं। अब मेरे पास अभी भी बहुत सारी यूनिक वैल्यूज हैं, तो मुझे ये सारी नहीं, मैं तकरीबन इतनी बहुत है, ये 46 यानी कि 45 टॉप की जो रोज हैं वो मैंने रख ली। आप कोई भी रख सकते हैं वैल्यूज में, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि हम बात करेंगे सबसे पहले वी लुकअप की। वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट और लोगों के मुताबिक ये बड़ा मुश्किल फंक्शन है, लेकिन मैं ये समझता हूं ये बहुत आसान है। कस्टमर आईडी के अगेंस्ट हम कस्टमर नेम भी लेंगे, सेगमेंट भी लेंगे, कंट्री, सिटी और स्टेट लेंगे। तो ये कॉलम मैं यहां से पिक कर लेता हूं। ये जी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। अब इसी कस्टमर आईडी के अगेंस्ट मैं रो आईडी, ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट ये भी इसमें लेना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूं ताकि, क्योंकि यहां पर एक डिफरेंट फार्मूला लगेगा। वी लुकअप होता है वैल्यू को सर्च करना, किसी एक चीज को सर्च करना है किसी टेबल के अंदर, उसके अगेंस्ट हमने वहां से कुछ वैल्यूज रिटर्न करानी है। एक तरीका तो ये है, मैं इसको कॉपी करूं, यहां पे जाके कंट्रोल F कंट्रोल V करके इसको सर्च करूं, जैसे ही मेरे पास आ गया तो ये देखें ये पूरी की पूरी रो में मेरे रिक्वायर्ड वैल्यूज आ रही हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक फॉर्मूला लिखूं। अब ये तरीका अगर एक आध रो के लिए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 45 रोज के लिए करना है तो मेरे लिए तो पूरा दिन मेरा इसमें जाया हो जाएगा। मैं डेटा एंट्री की तरफ चला गया, डेटा एनालिटिक्स छोड़ के। तो मैं अब क्या करता हूं, इज इक्वल टू का साइन दूंगा। याद रखना है जब भी वी लुकअप, एच लुकअप या कोई भी लुकअप रेफरेंस का फंक्शन लिखना है तो आपने उससे पहले इफ एरर जरूर लिखना है। इफ एरर आपका जो भी फार्मूला एरर देगा उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू और दे देगा। और टेक्स्ट के केस में हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं और नंबर्स के केस में हम इसमें 0 लिख देते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप इसका सिंटैक्स है। उसके पास लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू वो है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, जो सर्च करना चाह रहे हैं, और वो है हमारी A2 के अंदर। इसको आपने कुछ यूं लॉक किया करना है, यानी कि A के साथ डॉलर साइन होगा। F4 इसकी शॉर्टकट की है। F4 आप एक दफा प्रेस करेंगे तो कंप्लीटली लॉक हो गया, ये मैंने 1 टाइम प्रेस किया है। सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो इसकी रो लॉक हो जाएगी, यानी कि 2 के साथ डॉलर साइन आ गया। तो 2 नंबर जो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि ये रो होती है। तीसरी दफा क्लिक करेंगे तो आपके अल्फाबेट के साथ डॉलर साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब कॉलम लॉक हो गया है।
अब कॉलम चेंज नहीं होगा अगर आप इसको आगे मूव करते हैं, और चौथी मरतबा करेंगे तो ये फिर अनलॉक हो जाएगा। तो ये इसका है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ से कीबोर्ड भी निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास फंक्शन कीज कहाँ पे, हाँ ये है फंक्शन, परफेक्ट। तो मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप और फिर ये सेल लिखा। अब इस सेल में मैंने फंक्शन प्रेस किया और F4 किया। अब देखें क्या हुआ, डॉलर साइन डाल गए। अब ये यहां पर फंक्शन इसलिए है कि इसमें फंक्शन कीज आ नहीं रही। आपके लैपटॉप के ऊपर F1 F2 F3 F4 F12 तक ये लिखा हुआ होगा, इसलिए आपको फंक्शन की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। दोबारा प्रेस किया तो अब देखें इसके साथ आ गया। फिर मैंने एक दफा फिर प्रेस किया तो मेरे पास ये कॉलम। तो आपने कॉलम को लॉक करना है। इसे जरा करते हैं हाइड और उसके बाद देते हैं यहाँ पे कॉमा। कॉमा दिया, आपने डेटा में गए और जिस कॉलम में हमारी वैल्यूज हैं जिनको हम सर्च करना चाह रहे हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और जिस कॉलम के अंदर वो वैल्यूज हैं जिनको सर्च करना है, जो वैल्यू हमें रिटर्न में चाहिए, वहां तक इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे एफ में हमारी कस्टमर आईडी है जो कि हम ढूंढने जा रहे हैं, और कस्टमर नेम जो है वो जी कॉलम में है, तो हम एफ और जी दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। जहां से अब ये बड़ी पते की बात है, जहां से आपने स्टार्ट करना है, यानी कि जिस कॉलम में सर्च करना है वो आपका पहला कॉलम होगा, उसके बाद अगला कॉलम 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, 1 लिखेंगे तो कस्टमर आईडी ही रिटर्न कर देगा, 2 लिखेंगे तो नेक्स्ट कॉलम ले जाएगा, 3 लिखेंगे तो एरर दे देगा क्योंकि हमने कॉलम ही 2 सेलेक्ट किए हुए हैं। कॉमा 2 कॉमा 0। 0 का मतलब यह है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच का फर्क यह है कि अगर आप कोई ऐसी वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं है तो उससे मिलती जुलती किसी वैल्यू का रिजल्ट आ जाए तो फिर हम 1 यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच यूज करते हैं, और उसको अगर हम 1 ना भी लिखेंगे तो बी रिजल्ट अप्रोक्सीमेट मैच होगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट वी लुकअप का जो मैचिंग क्राइटेरिया है वो अप्रोक्सीमेट मैच ही है, वो 1 नहीं है। तो हमने इसको कर दिया 2। अब ये देखें उसने वैल्यू पिक कर ली। अब अगर मैं इसको 3 करता तो क्या होता, रेफरेंस एरर आ गया कि मेरे कॉलम्स तो मैंने 2 सेलेक्ट किए हैं, वैल्यू मैं तीसरे की पिक कर रहा हूं। अच्छा, अब इसके केस में आपने क्या करना है कि कॉमेंट, इसके केस में आपने ये करना है एफ और जी, यानी कि जो दूसरी शीट का जो टेबल है या लुकअप टेबल एरे है जिसको हम कहते हैं, उसको भी आपने लॉक कर देना है। F4 एक दफा करेंगे, एफ और जी दोनों के साथ डॉलर साइन आ गया, उसके बाद आप कर देते हैं एंटर की। इससे जरा ये कोने पे क्लिक करें और डबल क्लिक कर दें तो देखें ये नीचे तक आपके फॉर्मूला एज इट इज लिखा जाएगा। अब वो जो मैंने बात की थी इफ एरर की, तो आपने इससे पहले लिखना है जी इफ एरर, और एंड पे जाके कॉमा देके डबल कोटेशन मार्क 2 दफा दे देना है ताकि एरर आए तो यहां पर ये ब्लैंक छोड़ दे, इसमें एनए ना नजर आए हमें। अब उसकी एक एग्जांपल, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखें यहां पर ब्लैंक हो गया। मैंने जो आईडी अब लिखी है वो आईडी इसको नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी, हम इसको एज इट इज लेके चलेंगे। अब लेते हैं जी सेगमेंट को। आसान तरीका ये है कि इसको कॉपी करें, हमें पता है कि उससे अगले कॉलम में सेगमेंट है, तो हम जी को एच कर देंगे और 2 को 3 कर देंगे, तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। या अगर आप वो फॉर्मूला एज इट इज दोबारा लिखना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू इफ एरर। इफ एरर तो आपने देना ही देना है। वी लुकअप आप कर रहे हैं इस वैल्यू को, इसको आपने 3 दफा लॉक करना है, 3 दफा F4 करना है, यानी कि इसके कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। कॉमा शीट 4 में जाएं और कस्टमर आईडी से लेके यहां तक F G और H, F इज द फर्स्ट, G सेकंड, H थर्ड, इसको लॉक करें। सॉरी मैंने गो टू पे क्लिक कर दिया है। कॉमा 3 कॉमा 0, और फिर जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसके बाद इफ एरर का काम शुरू हो जाएगा। तो इफ एरर के केस में आप इसको ब्लैंक करना चाह रहे हैं या आप इसको डैश करना चाह रहे हैं, या आपकी मर्जी है, आप इस तरह से कर दें। इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दें, जहां पे वैल्यूज नहीं मिली उसमें उसने ये डैश डाल दी, और बाकी आप देखें एज इट इज वैल्यूज आ रही हैं। ये मैं दोबारा बता दूं कि ये इसलिए वैल्यू नहीं मिल रही कि मैंने इस यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर ये मैं 1 हटा दूंगा तो ये वैल्यू भी सर्च हो जाएंगी, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए कि इफ एरर का काम किस तरह से होता है, ये मैंने एक एडिशनल वैल्यू ऐड की। कंट्री भी लेके आना है, इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, कस्टमर आईडी हमारी लुकअप वैल्यू है, इसको हम कॉलम लॉक करेंगे। फिर यहां से जाके कस्टमर आईडी से लेके
कंट्री तक। अब ये कंट्री हम ले रहे हैं, इसको लॉक कर दें। अब ये फोर्थ कॉलम की तरफ चले गए, कॉमा 4,0। सॉरी, मैंने यहां पे 4 लिखने की बजाय एक और कॉमा दे दिया और इफ एरर के केस में उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये हमने सीख लिया वी लुकअप। असाइनमेंट आ गई आपकी। सिटी और स्टेट आप लोगों ने खुद से लेके आने हैं। सिटी और स्टेट इस दोनों के वी लुकअप आपने खुद लिखने हैं और इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ये बड़ी सिंपल असाइनमेंट है, इसलिए ये आपने खुद करनी है। तो आप सिटी भी लिखेंगे, आप स्टेट भी लिखेंगे और उसके बाद आप इसको यहां पर लुकअप कर देंगे। उसके बाद आ जाता है जी रो आईडी, ऑर्डर डेट और शिपमेंट। आप याद रखें हमेशा वी लुकअप आप जिस कॉलम में सर्च कर रहे हैं उसके राइट साइड के कॉलम्स की वैल्यू पिक करके देगा, लेफ्ट साइड के कॉलम्स की वैल्यू नहीं पिक करके देगा वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप कोई भी आपको पिक नहीं करके देगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन है वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, बड़ी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, इंडेक्स और मैच। अब इंडेक्स क्या करता है और मैच क्या करता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। आपके पास कोई वैल्यू है, आपके पास कोई वैल्यू है और आपको उसका एड्रेस चाहिए, तो फिर आप यूज करते हैं मैच। ये याद रखिएगा, नोट कर लें अपने पास। आपके पास वैल्यू है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वैल्यू है और इसको जाके मैं यहां पे सर्च करता हूं, तो इसका एड्रेस क्या बना, इसका एड्रेस बना F5493। तो ये 5493 रिटर्न करेगा आपको ये सर्च करके। ये मैच का काम है। इंडेक्स का काम ये है कि आपके पास उसकी लोकेशन है, आपको पता है 5493 ऑफ कॉलम F, तो फिर आपको वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। आपने जैसे 5493 इंडेक्स में दिया तो आपको ये कस्टमर आईडी मिल जाएगी। अब जैसे इसी के ऊपर हम लगा लेते हैं यहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कस्टमर आईडी है, यहां पे मैं इसको लिखता हूं, ये एग्जांपल है, रियल में आगे चल के करते हैं, इज इक्वल टू मैच। इसको हम मैच करना चाह रहे हैं इस कॉलम में, तो G2 को हम सर्च कर रहे हैं कॉलम ए में, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच, वही जो हम पहले कर रहे थे, 13 में आ रहा है। अब यहां पे जाके देखें 13 में यही वैल्यू है, ये 13 रो है ना, इसकी चेक करें जरा, ये सेम वैल्यू है। अब 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये अगर हमने सर्च करना है कि रो नंबर 13 में क्या है, तो हम क्या करते हैं, मैच इंडेक्स कॉलम ए कॉमा 13। अब क्या आ गया, वैल्यू आ गई। ये कॉन्सेप्ट आई बिलीव आपका क्लियर हो गया होगा कि मैच हमें रिटर्न करता है हमारी बताई हुई लोकेशन के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है, और इंडेक्स हमें वैल्यू रिटर्न करता है और मैच हमें एड्रेस देता है कि वो किस रो नंबर पे पड़ी है। अब जरा इसको यूज करते हैं रो आईडी हासिल करने के लिए। इंडेक्स पहले लिखेंगे, किस कॉलम में रो आईडी है, रो आईडी है जी हमारी कॉलम ए के अंदर, ये हमारी रो आईडी है। जरा इसको टॉप पे ले जाएं ताकि आप लोगों को ये ठीक से नजर आए। इसको कर दें लॉक, सॉरी मैं F5 दबा देता हूं, F4 कॉमा, ये हमने लॉक कर दी कि यहां से हमें वैल्यू चाहिए, और उसके बाद हम देंगे जी कॉमा मैच। मैच किसको कर रहे हैं, इस कस्टमर आईडी को। अब ये हमने ढूंढना है, कहां पे ढूंढना है, ये हमने ढूंढना है कस्टमर आईडी वाले कॉलम में, F कॉलम के अंदर। ये आपने ज़हन में रखना है, इसको आप 3 टाइम लॉक करेंगे और इसको हम फुल लॉक कर देंगे। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए, एक दफा क्लोज और दूसरी दफा क्लोज, और ये आ गई आपकी रो आईडी। इसको नीचे तक आप पेस्ट कर दें फार्मूले को, तो आपकी सारी की सारी रो आईडीज इस तरह से आ जाएंगी। एक नहीं है, एरर आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इफ एरर को जरूर यूज करना है, कॉमा ब्लैंक। तो ये आ गया जी इंडेक्स और मैच। मैं दोबारा से ये फंक्शन करता हूं और उसके बाद अगले 2 कॉलम आपने खुद करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट्स में स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कमेंट्स में अंदर फार्मूला लिखेंगे तो भी ज़बरदस्त है, वो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। इफ एरर, अब हम पूरा फार्मूला लिखने जा रहे हैं। इंडेक्स में जाके, इंडेक्स वो है जिस वैल्यू को हम सर्च करने जा रहे हैं, वो है ऑर्डर आईडी
कॉमा मैच, और मैच में हम कस्टमर आईडी को ले रहे हैं, कॉमा वापस आप यहाँ पे जाएंगे और ये कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 0, और उसके बाद आप इसको क्लोज कर दो। और सॉरी, हमने उसके बाद इफ एरर का मसला हल नहीं किया। तो ये हमारे पास ऑर्डर आईडी आ गई। ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट आप खुद निकालें और मुझे दिखाएं कि किस तरह से आपने निकाली है ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट। अब आ जाते हैं जी, फार्मूला आपको लिखना है। तो जनाब ये मैंने आपके लिए फार्मूला वाजे कर दिया। इंडेक्स मैच, सॉरी ये तो वी लुकअप है, इंडेक्स मैच किधर गया? ये ऐसा कॉलम लेते हैं ना जिसमें दोनों विजिबल हो जाए। ये लें, वी लुकअप ये आ गया आपका, और इंडेक्स मैच ये आ गया। लिख लें तसल्ली से, स्टॉप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप वीडियो आगे चली जाती है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रोक के आप वो सारा देख सकते हैं। ये वी लुकअप है और ये है जी इंडेक्स मैच, ये भी अपने पास नोट कर लें। अगर किसी ने लिख लिया तो प्लीज़ वो कमेंट्स में या चैट में जाके ऐड करता जाए ताकि बाकी लोगों के लिए भी वो कॉपी पेस्ट करना इजी हो जाए। स्मार्ट वर्किंग करनी है, हार्ड वर्किंग नहीं करनी। वापस इसको कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं जी इस वी लुकअप या इंडेक्स मैच के दूसरे पार्ट की तरफ, और वो है अप्रॉक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच की बजाय अब हम अप्रॉक्सीमेट मैच के ऊपर आ गए हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम ये जो हमने कुछ कस्टमर्स के नेम लिए थे, हम सपोज करते हैं कि ये अब कस्टमर नहीं रह गए, ये हमारे लिए स्टूडेंट्स हो गए हैं। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए हैं। इन्होंने एनुअल एग्जाम में कुछ नंबर हासिल किए हैं, और वो नंबर ये हैं, टोटल मार्क्स वो किसी ने जनाब 100% भी लिए हैं, किसी ने 90% भी लिए हैं। सॉरी, ये कौन है जिसका 0% ही लग रहा है? किसी ने 80% भी लिए हैं, 81% भी हैं, 85% भी हैं। कोई मेरे जैसा नालायक उसने 70% भी लिए हैं, कोई 71% वाला भी है, कोई 50% वाला भी है जो मुझसे भी गया गुजरा है, और कोई जो है वो 51% वाला भी है, 55% वाला भी है, 30% भी है, 33% भी है, जो बिल्कुल पास हुआ है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। ये जो 33 वाले हैं ना, ये आजकल जो हमारी एज वाले हैं, ये आजकल दुबई में, सऊदीया में बैठे हुए हैं, और ये वहाँ पे बड़े यूरो, रियाल, दिनार जो भी है वहाँ की करेंसी वो कमा रहे हैं। और जो 70 वाले हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और जो 100 वाले हैं वो किसी कंपनी में डायरेक्टर शेक्टर लगे हुए हैं। तो सारे सही हैं अपनी जगह पे। 40 की एज में वैसे भी जाके एजुकेशन का वो जो एक फ़र्क होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात अनपढ़ जो है वो आगे निकल जाते हैं बिजनेस करने से। 25%, 66%, 60% इतने रखते हैं, ये बहुत है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर कोई बंदा 100% लेता है, इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं। अगर कोई बंदा ज़ीरो से लेके 30% तक लेता है, चलें 30 कर लेते हैं इसको, 0% से 30%। यहां पर इसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं, 0 to 30, तो ये फिर 31 हो जाएगा, या 0 to 29.999 वट एवर इट इज। तो वो होगा जी एफ ग्रेड में, वो फेल हो गया। बल्कि इसको 32 पॉइंट समथिंग उस पर रखते हैं, 33% वाला पास है, लेकिन वो मे बी ई ग्रेड में होगा, तो इसको हम कर लेते हैं ई। अब जो 33 से लेके 40% तक है, 40% से यानी कि कम है, वो डी माइनस में आ गया। जो 50% से कम है या 50% तक है वो, अच्छा 40 to 50 डी माइनस है, 50 से जाके ये डी आ गया। 50 to 60% इसको हम कर लेते हैं जी सी, और अप टू 70% इसको हम कर लेते हैं सी प्लस, और 70 to 80% को हम कर लेते हैं बी प्लस या बी जो भी है। 80 to
80 to 90 है बी प्लस, 90 प्लस में हम ए ले लेते हैं, और अगर कोई 95 से ऊपर चला जाता है तो वो ए प्लस हो जाएगा। अब 100 वाला भी ये है, 95 वाला भी ये है, ये सारे ये हैं। यहां पर अगर हम वीलुकअप करते हैं, वीलुकअप क्राइटेरिया हमारा वही है जिस तरह से हम पहले कर रहे थे, आई से लेके एल तक इसको सिलेक्ट कर लें, कॉमा 3, कॉमा 0, ये 3 नहीं बल्कि 4 बनता है। वो जो बेसिक्स मैंने आपको बताई थी वो नहीं भूलनी आपने, ना आपने लुकअप वैल्यू को लॉक करना भूलना है और ना ही लुकअप एरे को। अब ये देखें, यहाँ पर 100 भी नहीं है, यहाँ पर 81 भी नहीं है, 85 भी नहीं है, 71, 51, 50, 30 ये सारे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो एरर आ गया। अब हमें तो वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम एक ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम ये अगर 0 को हटा के 1 कर दें या इस 0 को खत्म ही कर दें, दोनों केस में एक जैसा रिजल्ट आएगा। तो फिर देखें, जहां पर एरर आ रहा था उधर भी वैल्यू आ गई है। वो उसने अप्रॉक्सीमेटली खुद से सर्च कर लिया है। उसने कहा है जी कि जो 100 वाला है वो ए प्लस है, 81 वाला बी प्लस है, जबकि 81 यहाँ पे नहीं है, 85 वाला भी ऐसे ही है, 70 वाला भी सी प्लस है और 71 वाला भी ऐसे ही है, 50, 51, 55 ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी यानी कि डी में आ रहे हैं। 30 वाला एफ में आ रहा है, 33 वाला ई में है, 60 प्लस वाला सी में है। तो ये लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच है। आप इसमें कॉमा 1 लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, वो इसको बाय डिफॉल्ट एज अ 1 ही ट्रीट करेगा। तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है वी लुकअप के केस में। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट भी एक है। इसका ऑल्टरनेट ये है कि अगर आप सिंपली लुकअप लिखें, ये वैल्यू सर्च करें और सिर्फ इतना सेलेक्ट कर लें। अब आपको कॉमा 1, कॉमा 2 देने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दें, तब भी ये वही काम करेगा जो इसने वी लुकअप के साथ किया है। ये लुकअप भी आपका जो है ना, तो जब भी आपने स्लैबिंग करनी हो डेटा की, आप पास फेल से ज़रा निकल आए। जब स्लैबिंग करनी हो तो आप इससे यूज करते हैं। अब आते हैं जरा अपने रियल डेटा के ऊपर, वहां पे ये काम करके देखते हैं। हमारे पास सेल्स का एक नंबर आ रहा था। अब सेल्स का नंबर यहां पर वीलुकअप कर लें इन आईडीज के अगेंस्ट। अब सेल्स का नंबर जो है हर कस्टमर का सेल नंबर ये है, कॉमा 13, कॉमा 0। ये मेरे पास आ गया जी। इसमें मैं थोड़ा सा एक कॉलम और ऐड करता हूं, एक कॉलम और एक कॉलम और। अब वो जो बेसिक चीज़ें मैंने मिस की हैं वो कर लेते हैं। इफ एरर ये लिखना ज़रूरी है, इसको आपने कॉलम ज़रूर लॉक करना है, इस एरे को भी लॉक करना है, कॉमा इसको ब्लैंक भी करना है। अब ये चूंकि नंबर्स हैं तो नंबर के केस में आपने हमेशा यहाँ पे 0 लिखना है, डबल कोटेशन मार्क नहीं लिखना, वरना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको। ये लें जी, ये नंबर आ गए हैं। अब अब हम जा रहे हैं स्लैबिंग करने। ज़रा इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। स्लैबिंग कुछ यूं है, ये यहाँ पे हम स्लैब लिख लेते हैं। ये बड़ी ज़रूरी होती है डेटा एनालिटिक्स में स्लैबिंग। आप इन सारे नंबर्स के अगेंस्ट पिवट नहीं लगा सकते या आप एनालाइज नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते जनाब आपके इतने कस्टमर ने $1 खर्च किया, इतने ने 2, इतने ने 3, इतने, वो सेंस नहीं बनती। आप ये बता सकते हैं कितने ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम डॉलर खर्च किए, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 10 से लेकर $50 तक किए, किन्होंने 50 to 100, 100 to 500, 500 to 1000 and 1000 प्लस। तो इस तरह की स्लैबिंग आप कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो वो ले रहे हैं जिन्होंने 10 से कम खर्च किए, फिर वो जिन्होंने 50 से कम खर्च किए, फिर वो जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 और 1000, और फिर ये जो है ये 1000 प्लस है। तो 0 के अगेंस्ट हम लिख देंगे लेस देन 10। हम डॉलर साइन दे दें क्योंकि ये डॉलर्स में अमाउंट है, तो ये जरा आपका सेंस बन जाएगा। उसके बाद $10 to $50। अब 50 से ये कम ही होगा, बेसिकली लेस देन 50 होगा, टू लेस देन $50। तो ये यहां पे आ जाएगा। अब इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं कि आगे ये ऐसे ही चलना है। इसको आप कर दें $50 से लेके लेस देन 100, 100 से लेके लेस देन 200 और 200 से लेके, ये स्लैबिंग आपने करनी है, प्रैक्टिस करनी है लाजमी, छोड़ना नहीं है कि समझ आ गई है। छोड़ देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
उसके बाद 500 से लेके $1000 तक। अगर मैं सिखाने के लिए कर सकता हूं तो आप सीखने के लिए करिए। और यहां पर जाके $1000 प्लस, ये हमारी स्लैबिंग आ गई है जी, 1000 या उससे ज्यादा, और ये बेसिकली लेस देन 1000 है। अब यहां पे लुकअप लिखें या वी लुकअप लिखें, ये आपकी मर्जी है। मैं लुकअप लिखने लगा हूं पहले, लुकअप G2 के अंदर मेरी वैल्यू है, और ये I और J में, इसको लॉक करना ना भूलिएगा। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो ये नीचे मूव करता जाएगा और एंड में जाके आपकी स्लैबिंग खराब हो जाएगी। अब देखें क्या स्लैब बना है, ये 200 to 500 में फॉल कर रहा है, 10 to 50 है, एंड सो ऑन। ये देखें लेस देन 10 है, क्योंकि ये 0 तो डेफिनेटली लेस देन 10 ही होगा। एक ये लेस देन 10 आ गया, कि ये लेस देन 10 है। और अगर आप देखें 1000 प्लस कोई है, ये 1000 प्लस भी है, 1 2 3 है 1000 प्लस। तो इस तरह से हम स्लैबिंग करने के बाद उसको एनालिसिस में यूज करते हैं। जिस वक्त हम टारगेट वर्सेस अचीवमेंट बनाएंगे, या जिस वक्त हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, तो सारी चीजों के अंदर हम जाके इसको यूज भी कर रहे होंगे। ये लुकअप भी हमने यूज कर लिया। अब आ जाते हैं एच लुकअप के ऊपर। ये बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये रो आईडीज हैं, और ये यहां पे हम ले लेते हैं नंबर्स को। आपको रो वाइज वैल्यूज को लेना है। आप पहले क्या कर रहे थे, पहले आप ले रहे थे कॉलम के वाइज सर्च कर रहे थे। रो वाइज सर्च करना है तो आप एच लुकअप यूज करेंगे, यूज बहुत कम होता है। एच लुकअप में क्या चीज है जी, रो आईडी। इसको हम अब यहां पर हम रो, जब एच लुकअप यूज करेंगे तो रो लॉक करेंगे, पहले हम कॉलम लॉक करते थे। और अब हम वैल्यूज जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। पहले हम करते थे कॉलम, अब हम करेंगे रोज। अब आप यूं भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, (2,0). जब मैं 2 करूंगा तो जो कुछ यूं हो जाएगी वैल्यूज। मैंने आगे इस तरह ही इसको, ये देखिए, तो ये वाली वैल्यूज ये पिक कर रहा है। अब मैं इसको एक स्टेप नीचे ले जाता हूं, इसको मैं कर देता हूं (3,5). तो ये यहां तक काफी है। एक मैंने 3 किया, 4 मैंने स्किप कर दिया और 5 कर दिया, और इनको मैं आगे पेस्ट कर देता हूं। तो जब आपने रो लेवल जाके लुकअप करना हो तो फिर आप ये लुकअप यूज करते हैं। मेरे ख्याल में हमने काफी सारे फंक्शंस यूज कर लिए हैं। अब देख लेते हैं लुकअप रेफरेंस में जो मैंने बात की थी कौन कौन सा मिसिंग है। कॉलम क्या करता है कि आपको कॉलम का एड्रेस बताता है। जब आप ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं और आप हर दफा यहां पे 2 3 4 5 लिख रहे हैं, उसकी बजाय आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉलम। और ये कॉलम आप जनाब कौन सा सर्च कर रहे हैं यहीं से ले लें, इसी जगह से कॉलम (2) आ जाएगा, और (0) इसको लॉक नहीं करना, इसको एज इट इज लेके चलना है। और FG की बजाय इसको कर दें Z। अच्छा, ये कॉलम को मैंने बंद करना भूल गया हूं। अब इसको आगे चलते जाएं, आप पेस्ट करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज पिक करता जाएगा, हर दफा अगला कॉलम लेगा। तो बेसिकली कॉलम रिटर्न क्या कर रहा है ये हम देख लेते हैं। पहले इसको जरा नीचे तक लिख लें। अब मैंने सिंपली कॉलम लिखा तो मुझे बार बार वी लुकअप में (2, 3, 4) देने की जरूरत नहीं है। अब कॉलम कर क्या रहा है वो हम यहां पे सर्च कर लेते हैं, (= कॉलम। ये मैंने E सिलेक्ट किया तो मुझे इसने 5 रिटर्न कर दिया। ABCDE नंबर 5 कैरेक्टर है, नंबर 5th कॉलम है। अगर आप यहां पर G करते हैं, प्लीज मत पूछिएगा कि अगर मैं G और E दोनों करूंगा तो क्या होगा, तो फिर आप खुद देखना क्या होगा। वो पहला ही दे रहा है, दूसरे वाला नहीं बता रहा आपको। तो आपने कुछ यूं लेके चलना है इसे। तो हम कॉलम को यूज करते हैं, हम कॉलम को यूज करते हैं वैल्यूज पिक करने के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो इनडायरेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाज केसेस में ना हम लोग कुछ सेल्स का रेफरेंस लेते हैं मैन्युअली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला लिखना चाह रहा हूं,
नई शीट में जाते हैं यहाँ पे। अब मैंने इसमें वी लुकअप लिखा था और ये वी लुकअप मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे ये बताना है कि ये सेल जो है ना मैंने पिक किया, ये वी लुकअप C3 करना है या C4 करना है या C5 करना है, ये मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा। तो मैं C लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 4। तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट, आप पढ़ चुके हैं, मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करता हूँ। अब C4 इज इक्वल टू लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू की बजाय C4 दे रहा है, मुझे वैल्यू पिक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा इन डायरेक्ट और उसके बाद मैं ये कर दूंगा। तो अब देखें क्या हुआ, वो 0.9 ले आया है। 0.9 इज दिस वन, ठीक है। C4 की बजाय हम इसको अगर B4 करें तो फिर देखें यहाँ पर इसका नाम ले आया ये। तो इनडायरेक्ट जो है ये आपके टेक्स्ट को फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी भी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये भी आप बड़ी आसानी से सीख लेंगे। सैटरडे के सेशन में हम सीखेंगे डेट फंक्शंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े मज़े के फंक्शंस हैं। जिस तरह आपने लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस सीखे, इसी तरह से डेट के फंक्शंस भी हैं, उसमें ईयर के साथ प्ले करेंगे, मंथ के साथ। इसके अलावा हमारे पास डेटेड इफ है कि अपनी बर्थडे देखनी है जी, कितने साल, कितने दिन, कितने महीने, और वो मैं हो गया हूं तो वो आप डेटेड इफ से भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही है। जरूरी बात यह है कि तावले ना हो। कोई मैंने 6 महीने का आपको कहा था, तो मैं 6 महीने में आपको सिखा दूंगा। मत तावले हो कि मैंने अभी करना है। अगर मैं किसी एक बंदे को कह देता हूं कि यार आप अपवर्क पे प्रोफाइल बनाओ, तो आप सारे उसके पीछे ना दौड़ पड़े हैं। पहले आप अपना काम तो दिखाएं, आप सीखे कितने हैं, फिर उसके बाद उस तरफ जाइएगा। इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, इंग्लिश लिखना शुरू कर दें, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। ये बड़ा जरूरी है। आप जितने मर्जी गुरु हैं अपने डेटा के, आप अपवर्क के ऊपर तो कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। आप फाइवर पे चल जाएगा, ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे, क्योंकि फाइवर के क्लाइंट आपको आपकी शक्ल देखने से, आपकी कम्युनिकेशन बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, इससे गर्ज नहीं होती, उसको काम से गर्ज होती है। अपवर्क के क्लाइंट को अब मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने रिसेंटली एक $70 का प्रोजेक्ट लूज किया है कि मेरी कम्युनिकेशन या मेरा जो एक्सेंट है वो नहीं है जो होना चाहिए, गोरे वाला नहीं है। वो $70 पर आवर की फुल टाइम जॉब थी। मेरा ज़्यादा देसी एक्सेंट है, सारी ज़िंदगी हमने उर्दू पंजाबी में बात की है, अब आके 1 साल 2 साल से इंग्लिश में बात करने लगे हैं। तो हम अभी भी मेजर्स को मेजर कहते हैं, इनक्रेडिबल को इनक्रेडिबल कहते हैं, अभी भी हम इनवॉइसेस को इनवाइस कहते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हम कहते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़र्क आता है। लेकिन आप सीखना शुरू करें। अब सीखें कैसे इंग्लिश, किसके साथ बात करके सीखेंगे कि जी हमें इंग्लिश आ गई। ये बड़ा एक चैलेंज होता है कि बंदा चाहिए ना जो हमें सुने, या जो हम इंग्लिश बोले और हम सुने। आप सुने, उसके लिए हज़ारों स्पीचेस पड़ी हुई हैं, हज़ारों मूवीज़ पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ से आप सुन सकते हैं इंग्लिश को और समझने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। आप जाएँ मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाएँ, लोगों के सवाल देखें, वहाँ पे उनको जवाब देने की कोशिश करें। बोलना सीख सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दें आज से। अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। Hey, my name is Abid Maqsood. I have 10+ years of working experience in telecom industry. Also, I have worked with different clients of US, UK and Canada, and I'm working with them on their time zones. तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, फिर उस रिकॉर्डिंग को खुद से सुनें। जब खुद से सुनेंगे और आप मैच करेंगे दूसरों की इंग्लिश बोलने के स्टाइल से, तो आपको समझ आएगी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो या तो आप शुरू में ही वो काठे अंग्रेज बन के आप अपना जो है वो मुंह बहुत ज़्यादा टेढ़ा कर रहे हैं। शुरू में आपने देसी इंग्लिश ही बोलनी है और देसी ही बोलने की कोशिश करें, काठे अंग्रेज ना बनिएगा, वरना आपको भी समझ नहीं आएगी आपने क्या बोलना है, दूसरे को तो क्या समझ आएगी। स्लो स्पीड में बोलें। गोरा कभी भी तेज स्पीड में नहीं बोलता, मैंने देखा। लगता हमें ऐसे ही है समझ ना आने की वजह से कि बड़ा तेज बोल रहा है, वो बड़े तहम्मुल से बात करता है और वो आपको भी बड़े तहम्मुल से बोलता हुआ सुनना चाहता है, वरना तो आपकी समझ ही नहीं आएगी उसे। तो ये साबित करने के लिए कि आप बड़े काठे अंग्रेज हैं, बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, और आप शुरू हो जाएं जनाब तेज तेज बोलना। तेज तेज तो पंजाबी भी घर वालों को हमारी बोलती हुई अच्छी नहीं लगती और उर्दू अच्छी नहीं लगती, तो या जो भी पश्तो है
सिंधी है, अगर आप तेज़ तेज़ बोलते हैं तो घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता, तो अंग्रेज़ी गोरे को कैसे अच्छी लगेगी। आराम से स्लोली बोलें, हर लफ्ज़ को ठीक से प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे जी, गूगल पे जाएं, वो वर्ड लिखें, उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, उसको देखें, नाम कैसे प्रोनाउंस करने हैं, आपने वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करने हैं, तो वहाँ से आप सीखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं। दोबारा सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।